सब्जी ले लो रे, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। ओए जादुई मटके, तू भोला को वापस गरीब बना दे, उसे उसकी असली औकात दिखा दे। नटवरलाल ने जैसे ही ये कहा वैसे ही मटके से एक बिजली का झटका निकलकर नटवरलाल को लगता है और वो वहाँ से दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद वो जादुई मटका हवा में उड़ता हुआ नटवरलाल के पास आता है। दुष्ट इंसान, तू चोरी करता है, ऊपर से दूसरों को बर्बाद करना चाहता है। तो जैसे नीच इंसान को देखकर अब तुझे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये कहते हुए उस जादुई मटके से तेज रोशनी निकलकर नटवरलाल की आंखों में घुस जाती है और नटवरलाल अंधा हो जाता है। ए, क्या हो गया? बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब नटवरलाल को कुछ दिखाई नहीं देता है और वो पास ही बनी हुई खाई की तरफ चला जाता है और उसमें फिसलकर गिर जाता है। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे और भीलपुर नाम के एक गाँव में चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही थी। उसी गांव में रहने वाला एक आदमी भोला पसीने से भीगे अपने फटे पुराने से कपड़े पहने हुए बाजार में फल सब्जियां बेच रहा था। उस भयंकर गर्मी में भी भोला अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहा था ताकि 2 पैसे कमाकर अपने परिवार का पेट भर सके और इस गर्मी में किसी तरह सब जिंदा रह सके। सब्जी ले लो रे, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, आम भी लाया हूँ साथ में, खाओ रे खाओ, मेरे ताजा ताजा फल और सब्जी खाओ और इस गर्मी को दूर भगाओ। भोला कड़कड़ाती धूप में बैठा हुआ फल सब्जियां बेचे जा रहा था। पसीना उसके माथे से लगातार बह रहा था, फिर भी वो अपने ठेले पर बैठकर जैसे तैसे अपने फल सब्जियां बेचने की कोशिश कर रहा था। सब्जी ले लो रे, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, मीठे रस वाले आम ले जाओ, खट्टे मीठे नींबू ले जाओ और गर्मी का सत्यानाश कर डालो। भोला सब्जियां बेच ही रहा था कि तभी एक आदमी वहां आता है और भोला से पूछता है, अरे भाई, इतनी गर्मी में तो धूप में बैठकर काम कर रहा है, पसीने से तरबतर हो गया है। तुझे इस गर्मी में कुछ हो गया तो क्या करेगा? देख, ऊपर से ये भयंकर आग बरस रही है। भोला उस आदमी की बात सुनकर हल्का उदास होते हुए कहता है, गर्मी तो बहुत लग रही है भाई साहब, और ऐसी गर्मी में काम करना भी कौन चाहता है। लेकिन अगर मैं बैठ जाऊंगा तो वो भी सिर्फ इसीलिए कि गर्मी पड़ रही है, तो मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे और ऐसी भयंकर गर्मी में वो सब भूखे रहे तो वो सब बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है भाई, मजबूरी में सब करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अपना ख्याल भी तो रखना चाहिए। अगर तुझे लू लग गई या इस गर्मी की वजह से कुछ हो जाए तो फिर कौन संभालेगा घर को? कम से कम सिर पर कोई टोपी या गीला कपड़ा रख लिया कर। ये कहते हुए वो आदमी भोला की हालत देखकर कुछ फल सब्जियां उससे खरीद लेता है और उसे थोड़े ज्यादा पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। बाजार में बहुत ही कम लोग थे क्योंकि इतनी धूप में बाहर निकलना मुश्किल था, इसीलिए जो थोड़े बहुत लोग दिख भी रहे थे वो भी छाते लेकर या अपने चेहरे ढक कर चल रहे थे। उन्हें देखकर भोला सोचता है, काश मेरे पास भी कोई छाता या गीला गमछा होता तो कम से कम सिर पर सूरज की मार तो न पड़ती, लेकिन मेरे पास तो एक गमछा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। खैर, भोला की किस्मत में शायद यही तपती जिंदगी लिखी थी। इतनी मेहनत के बाद भी उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके भोला शाम तक फल सब्जियां बेचकर घर के लिए निकल जाता है। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कलावती कहती है, सुनिए जी, आटा खत्म हो गया है, कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो, मैं कुछ खाने के लिए ले आऊंगी। और माँ जी की तबीयत भी बहुत खराब है, वो अंदर बिस्तर पर लेटी हुई हैं, उनके लिए भी कुछ दवा का इंतजाम करना पड़ेगा। भोला उदास होकर थकी हुई आवाज में अपनी दिन भर की कमाई अपनी पत्नी कलावती को पकड़ा देता है, जिसे लेकर कलावती पड़ोस की दुकान पर चली जाती है और भोला अपनी माँ के पास जाता है तो देखता है कि वो बुखार से तप रही थी। माँ उठो, माँ देखो मैं आया हूँ, मेरी तरफ देखो। बेटा तू आ गया, मेरी तो तबीयत खराब है, तू आ गया है तो एक काम कर, तू जाकर आराम कर ले, थक गया होगा ना सारे दिन इतनी गर्मी में। हाँ माँ, मैं आराम कर लूंगा। और कलावती गई है
वो आपके लिए कुछ दवाई भी लेती आएगी, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। थोड़ी ही देर में कलावती थोड़ा सा राशन और अपनी सास के लिए दवाइयाँ लेकर आ जाती है और दवाइयाँ भोला को देते हुए बोलती है, ये लीजिए, आप ये दवाइयाँ माँ जी को दे दीजिए और तब तक मैं कुछ खाना बना लेती हूँ। ये कहते हुए कलावती रसोई में चली जाती है। भोला अपनी माँ को दवाइयाँ देने लगता है और तभी भोला की बेटी गोपी वहाँ आ जाती है और कहती है, पापा, अब मुझसे ये गर्मी नहीं झेली जाती। स्कूल से आते ही सिर में दर्द होने लगता है, पसीना पसीना हो जाती हूँ मैं तो। अपनी बेटी की बातें सुनकर रामू सोचता है कि उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि परिवार के लिए कम से कम एक पंखा, ठंडा पानी और बेहतर खाना ला सके। कुछ दिन इसी तरह गुजरते हैं और एक दिन कलावती सोच रही होती है, अब चाहे जैसे भी हो, रामू के लिए एक छाता या गीला गमछा तो खरीदना ही होगा, वरना ये गर्मी से बीमार हो जाएंगे। ये सोचकर वो बाजार जाती है और दुकानदार से कहती है, भैया, कोई सस्ता सा छाता या सिर ढकने के लिए कुछ हो तो दिखा दीजिए ना, ताकि इस गर्मी में कड़कती धूप से बचाव हो सके। ये सुनकर दुकानदार कलावती को कुछ छाया करने वाले कपड़े और छाता दिखाता है, लेकिन वो सब बहुत ही ज्यादा महंगे थे, इसीलिए कलावती को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। मैंने तो सोचा था कि कोई सस्ता सा छाता या गमछा ला दूंगी उनके लिए, लेकिन वो सब तो बहुत ही ज्यादा महंगा था। मैं तो कुछ नहीं ले पाई उनके लिए। कितनी मजबूर पत्नी हूँ मैं। वो दिन भर इतनी मेहनत करते हैं और मैं उनके लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ये सोचते हुए कलावती उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ भोला उस भयंकर गर्मी में अपने ठेले पर सब्जियां बेच रहा था। सब्जी ले लो रे, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, आम भी लाया हूँ साथ में, खाओ रे खाओ, मेरे ताजा ताजा फल और सब्जी खाओ और इस गर्मी को दूर भगाओ। जैसे तैसे दिन ढल जाता है और भोला अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकल जाता है। रामू घर की तरफ जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ी दादी दिखाई देती है, जिसके पास लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ था। वो बहुत थकी हुई और गर्मी से बेहाल लग रही थी और उनके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो उन लकड़ियों को उठाकर कहीं ले जा सके। भोला बूढ़ी दादी को देखकर उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, क्या हुआ काकी, आप परेशान लग रही हैं? कहो तो मैं आपकी मदद कर दूं। इतनी गर्मी में ये लकड़ियां आप उठाकर नहीं ले जा पाओगी। भोला की बात सुनकर वो बूढ़ी दादी भोला से कहती है, हाँ हाँ बेटा, बस इन्हें मेरी झोपड़ी तक पहुंचा दो। मैं खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लाई थी, लेकिन अब ये शरीर जवाब दे चुका है। इतनी हिम्मत नहीं है कि ये लकड़ियां उठाकर घर ले जा सकूं। बूढ़ी दादी की बात सुनकर भोला थोड़ा उदास हो जाता है और उनसे बोलता है, अरे काकी, मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत बुजुर्ग हो चुकी हो, तो ऐसी हालत में इतना वजन उठाना सही बात नहीं है। लाओ, मैं इसे आपकी झोपड़ी तक पहुँचा देता हूँ। बताइए कहाँ है आपकी झोपड़ी? बस बेटा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, थोड़ी दूर पर ही मेरी झोपड़ी है। बूढ़ी दादी की बात मानकर बूढ़ी काकी के पीछे पीछे चलने लगता है और वो दोनों थोड़ी ही देर में बूढ़ी दादी की झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं और भोला लकड़ियों के गट्ठर को एक तरफ रख देता है। वो बूढ़ी दादी भोला का नेक दिल देखकर काफी खुश हो जाती है। बेटा भोला, तू एक बहुत नेक इंसान है बेटा। तूने मेरी मदद की है, तो इसके बदले में तुम्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। एक मिनट यही रुकना, मैं आती हूँ। ये कहकर वो बूढ़ी दादी अपनी झोपड़ी के अंदर चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद एक पुराना सा मिट्टी का घड़ा लेकर बाहर आती है। बेटा भोला, मेरे पास ये घड़े के सिवा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, लेकिन ये घड़ा तुम संभाल कर रखना, ये तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म कर देगा। ये कहते हुए बूढ़ी दादी अपना मिट्टी का घड़ा भोला को दे देती है। भोला बूढ़ी दादी को मना करके उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए वो बूढ़ी दादी से घड़ा लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए भोला सोचता है, ये क्या, मैंने तो बूढ़ी दादी को परेशान देखकर उनकी मदद की थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये मिट्टी का घड़ा दे दिया। अब मैं इस घड़े का क्या करूँगा? अरे हाँ, इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसे में ये घड़ा हमें ठंडा पानी दे सकता है। कम से कम ठंडा पानी तो हम पी पाएंगे। यही सब सोचते हुए भोला अपने घर पहुंच जाता है
भोला के हाथ में मटका देखकर कलावती खुश होकर कहती है, अरे वाह, आज आप मिट्टी का मटका लेकर आए हैं। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। कम से कम अब हम सब ठंडा ठंडा पानी पी सकेंगे। भोला मुस्कुराकर वो घड़ा अपनी पत्नी कलावती को दे देता है। लेकिन उसी वक्त एक अजीब बात होती है, क्योंकि उस मटके से एक रोशनी निकलकर भोला की माँ में समा जाती है और वो एकदम ठीक हो जाती है। भोला और कलावती कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब खाने का वक्त होता है तो खाने के लिए घर में कुछ नहीं था। इसीलिए कलावती उदास होकर भोला से बोलती है, अजी, आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में। वो थोड़े चावल थे जिनसे सुबह मैंने दलिया बनाकर माँ जी को दे दिया था। अब हम सबको तो भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन कलावती ने जैसे ही ये कहा, वैसे ही उस मटके से एक तेज रोशनी निकली और 4 प्लेट खाना भोला और कलावती के सामने आ गया। भोला और कलावती कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन तभी उस मटके से आवाज आई, भोला, तूने मेरी दादी अम्मा की मदद की। तेरी दरिया दिली देखकर दादी अम्मा ने मुझे कहा है कि तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर भोला और कलावती बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ गोपी आती है और बोल पड़ती है, जादुई मटके, सुनो ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। प्लीज घर को एसी की तरफ ठंडा कर दो ना। जैसे ही गोपी ने ये कहा, वैसे ही पूरा घर बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उस भयंकर गर्मी से भोला और उसके परिवार को राहत मिल जाती है। इसके बाद भोला उस मटके से तरह तरह के अनाज मांगकर उसे बाजार में जाकर बेच देता है और जल्दी ही अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवा लेता है और अपनी एक बड़ी सी दुकान भी खोल लेता है। लेकिन ये सब देखकर उसका पड़ोसी नटवरलाल भोला से जलने लगा था। भोला आज इतना पैसे वाला हो गया है, इतना बड़ा घर बनवा लिया, और तो और शहर के नामचीन बाजार में इसने दुकान भी खोल ली है। लेकिन इसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से, ये तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। इस तरह नटवरलाल भोला की कामयाबी को देखकर उससे इतना जलने लगा था कि वो गांव के लोगों में भोला के लिए गलत गलत अफवाह उड़ाने लगा था। ये भोला को देखा है भाइयों, कल तक तो इसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं थे, और आज देखो इतना बड़ा महल जैसा घर बनवा लिया इसने। हाँ, आप सही बोल रहे हो। पता नहीं इस गरीब भोला के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया। मुझे तो लगता है जरूर इसके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है। अरे काहे का खजाना, सब 2 नंबरी काम का नतीजा है। मैंने सुना है कि ये भोला ड्रग्स की तस्करी करने लगा है शहर में, और भी बहुत सारे गलत गलत काम करता है। बस उसी से अंधा पैसा छाप रहा है ये भोला। क्या बोल रहे हो नटवर भैया, क्या सच में भोला इतने गंदे काम करने लगा है? मुझे तो भरोसा नहीं होता उस जैसा इंसान इतना गिर सकता है। तो और क्या, तुम्हें क्या लगता है इतना सारा पैसा उसने फल सब्जी बेचकर कमाया है? अरे उससे तो उसकी दाल ही गीली नहीं होने वाली थी। इस तरह नटवरलाल पूरे गांव में भोला के बारे में गलत गलत बातें फैलाने लगा था। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और गर्मियों का मौसम भी चला जाता है और जल्द ही दिवाली आने वाली थी, इसीलिए ठंड भी पड़ना शुरू हो गई थी। अब तो ठंड पड़ना शुरू हो गई है। अब हमें जादुई मटके से बाजरा, गोंद और गुड़ मांग कर बेचना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में इनकी बहुत मांग होती है, इसलिए हमें अच्छा मुनाफा हो जाएगा। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। हमें अब सर्दियों वाली चीजें बाजार में बेचनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ हमें एक दुकान और खोल लेनी चाहिए, जहाँ पर हम गर्मा गर्म हलवा और पकोड़े बेच सके। हाँ, तुम सही बोल रही हो। सर्दियों में गर्मा गर्म हलवा पूरी और पकोड़ों की बहुत मांग होती है, इसलिए हमें ये सब भी बेचना चाहिए। ये सोचते हुए भोला और कलावती मिलकर गांव के बड़े बाजार में ही एक पकोड़े की दुकान खोल लेते हैं, जहां वो देसी घी का हलवा और गरम गरम पकोड़े बेचते थे। तुमने बिल्कुल सही कहा था। जादुई मटके से देसी घी का हलवा और स्वादिष्ट पकोड़े खाकर बहुत लोग खाने के लिए आने लगे हैं। हमारा अच्छा फायदा हो रहा है। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। जादुई मटके की वजह से हम जो देसी घी निकालकर उससे बना हलवा और पकोड़े बेचते हैं, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता है। इसीलिए हमारे ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं। हाँ वो तो है,
ग्राहकों को हलवा और पकोड़े बहुत पसंद आ रहे हैं। इस तरह भोला और कलावती की नई दुकान भी अच्छी जम गई थी, जिस वजह से नटवरलाल की जलन और भी बढ़ गई और वो भोला को बर्बाद करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगा। एक दिन नटवरलाल भोला की दुकान पर जाता है। अरे भोला भाई, एक प्लेट पकौड़े तो देना और साथ में थोड़ा सा हलवा भी दे देना। ठीक है नटवर भैया, अभी देता हूँ। इसके बाद भोला अंदर जाता है और अंदर से एक प्लेट में हलवा और पकोड़े लाकर नटवरलाल को दे देता है। नटवरलाल मन ही मन सोचता है, ये अच्छा मौका है, अभी इसको खाकर नाटक करता हूँ बीमार होने का। लोगों को लगेगा इसके हलवा पकौड़े में जहर है और इस तरह इसकी दुकान बंद हो जाएगी। यही सोचते हुए नटवरलाल पकोड़े खाते ही पेट पकड़कर नाटक करने लगता है। हाय रे, मर गया, पेट दुख रहा है, ये भोला ने जरूर इन पकौड़ों में कुछ मिलाया है। उई माँ, जान निकल गई रे। इस तरह लोग इकट्ठे हो जाते हैं और भोला पर गुस्सा करने लगते हैं। अरे भोला, क्या मिलाया है तूने पकोड़े में? मिलावट करता है तू? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला पकोड़े में क्यों मिलावट करूँगा? अच्छा, तो तूने कुछ नहीं मिलाया, तो फिर ये नटवरलाल की ये हालत कैसे हो गई? क्या जवाब है इसका? जरूर तेरे पकोड़े में ही कुछ मिला हुआ है। नहीं नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं मिलाया। आप चाहे तो मैं खुद खाकर बता सकता हूँ, फिर तो आपको भरोसा हो जाएगा। ये कहते हुए भोला एक प्लेट हलवा और पकोड़े लेकर खाने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद भोला एक एक प्लेट हलवा और पकोड़े वहाँ मौजूद लोगों को भी दे देता है, तो उन्हें वो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और उनमें कोई कमी नहीं लगती। ये देखकर सब लोग भोला की तारीफ करने लगते हैं। भाइयों, मुझे लगता है नटवर भैया का पेट खराब हो गया है। हम सब मिलकर इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। डॉक्टर सुई लगा देगा तो ये एकदम ठीक हो जाएंगे। जैसे ही नटवरलाल ने सुई का नाम सुना, वो उठ खड़ा हुआ। कौन जाएगा सुई लगवाने? मैं एकदम ठीक हो गया हूँ, जा रहा हूँ घर। तुम लोगों को मुझे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए नटवरलाल वहाँ से रफू चक्कर हो गया, जिसे देखकर सबको उसकी चालाकी समझ आ गई। लेकिन एक दिन जब सुबह सुबह भोला अपने घर से दुकान जा रहा था, तो उसके हाथ में वो मिट्टी का मटका था, जिसे भोला सबकी नजरों से बचा कर ले जा रहा था। ये देखकर नटवरलाल को शक हो जाता है और वो भोला का पीछा करता है। भोला दुकान के अंदर चला जाता है और उस मटके को एक कढ़ाई के सामने रख देता है, जबकि नटवरलाल छिपकर ये सब देख रहा था। हे जादुई मटके, इस कढ़ाई को गर्मा गर्म हलवे से भर दो। भोला के ये कहते ही वो कढ़ाई हलवे से भर जाती है। ये सब देखकर नटवरलाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओह, तो ये राज है इसकी अमीरी का। तभी मैं सोचूं कि इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया। इस तरह नटवरलाल दुकान के पास ही छिपकर भोला के दुकान से बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है, ताकि वो उस जादुई मटके को चुरा कर अपने साथ ले जा सके। थोड़ी ही देर बाद जब एक ग्राहक भोला के पास हलवा खाने आता है, तो भोला उससे बात करने लगता है और नटवरलाल उसी का फायदा उठाकर दुकान में घुस जाता है और उस मटके को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वाह वाह वाह, अब ये जादुई मटका मेरे पास आ गया है। अब मैं इसकी मदद से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और उस भोला को बर्बाद कर दूंगा। ये कहते हुए नटवरलाल उस मटके का जादू देखने के लिए उसे एक पेड़ के पास रख देता है और उससे बोलता है, ओए जादुई मटके, तू भोला को वापस गरीब बना दे, उसे उसकी असली औकात दिखा दे। नटवरलाल ने जैसे ही ये कहा, वैसे ही मटके से एक बिजली का झटका निकलकर नटवरलाल को लगता है और वो वहाँ से दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद वो जादुई मटका हवा में उड़ता हुआ नटवरलाल के पास आता है और बोलता है, दुष्ट इंसान, तू चोरी करता है, ऊपर से दूसरों को बर्बाद करना चाहता है। तो जैसे नीच इंसान को देखकर अब तुझे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये कहते हुए उस जादुई मटके से तेज रोशनी निकलकर नटवरलाल की आंखों में घुस जाती है और नटवरलाल अंधा हो जाता है। ए, क्या हो गया? बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब नटवरलाल को कुछ दिखाई नहीं देता है और वो पास ही बनी हुई खाई की तरफ चला जाता है और उसमें फिसलकर गिर जाता है।
इसके बाद वो जादुई मटका वापस अपनी जगह लौट जाता है, जिसके बाद भोला अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगता है।